Hello everyone. Today we are going to start our next topic, sixth topic, and the name of the topic is capital and courts. आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर की जो कैपिटल्स थी वो कौन कौन सी थी और कौन सी कैपिटल कितने टाइम के लिए रही और कौन सी कैपिटल को क्यों बनाया गया था, हर कैपिटल के पीछे क्या पर्पस था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्परर के जो कोर्ट्स हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, उसकी वर्किंग कैसी थी, उसकी स्पेशलिटी क्या क्या थी। सो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सो दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 236, 237, 238, 239, 240 and 241. So we can say that today is our topic from page number 236 to 241. So let's start the topic. कैपिटल सिटीज़। तो जो कैपिटल सिटीज़ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल सिटीज़ होती क्या है। कैपिटल सिटीज़ ऐसी सिटीज़ जहाँ पे एक एम्पायर का कोर्ट होता है, जहाँ पे एक एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, जहाँ पे एक एम्पायर कंट्रोलिंग वर्क करता है, जहाँ पे एक एम्पायर की पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं। मतलब जो भी उसकी वर्किंग है, जो भी उसकी स्पेशलिटी वर्क है, वो सारा का सारा कहाँ किया जाता है, कैपिटल सिटीज़ में किया जाता है। तो मुग़ल एम्पायर की जो कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी वो उस एम्पायर के हार्ट हुआ करती थी, दिल हुआ करता था। यानी जो दिल और जो दिल होता है वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मुग़ल एम्पायर का हार्ट कौन था? कैपिटल सिटीज़ थी, ये उनकी कैपिटल सिटीज़ थी। तो कैपिटल सिटीज़ ऐसी सिटीज़ होती थी जहाँ पे कोर्ट असेंबल्ड किए जाते थे। ओके जी। सो 16 और 17 सेंचुरी के दौरान जो कैपिटल थी वो शिफ्ट होती गई एक से दूसरी, और फ्रिक्वेंटली शिफ्ट होती गई, यानी लगातार वो शिफ्ट होती गई। तो बाबर के बारे में हम जानते हैं, जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने लोधी कैपिटल ऑफ आगरा को टुक ओवर कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया था आगरा की कैपिटल जो थी लोधी। और वो कैपिटल जो थी वो 4 इयर्स तक रही थी, और जो फिफ्थ कोर्ट था वो फ्रिक्वेंटली मूव करने लगा, यानी फिर कैपिटल जो थी वो चेंज होती गई। 1560s का जो टाइम आया था तो अकबर ने क्या कर दिया था, फोर्ट ऑफ आगरा बनाया था, और उसका जो फोर्ट ऑफ आगरा था, यानी आगरा का जो किला था, वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। आपको पता भी होगा, आपने वहाँ देखा भी होगा आगरा में रेड फोर्ट, यानी फोर्ट ऑफ आगरा जो कहा जाता है, जिसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। 1570s में अकबर ने एक नई कैपिटल बना दी थी, और वो कैपिटल उन्होंने बना दी थी फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी में कैपिटल क्यों बना दी गई थी? क्योंकि जो फतेहपुर सिकरी से रोड थी वो कनेक्टेड थी डायरेक्ट टू अजमेर। अजमेर से सीधी वो जो रोड थी वो मतलब सिकरी की जो सीधी रोड थी वो अजमेर को कनेक्ट करती थी, इसलिए फतेहपुर सिकरी को अकबर ने क्या बना दिया था, कैपिटल सिटीज़ बना दिया था। क्या बना दिया था? कैपिटल सिटी बना दिया था। क्यों बना दिया था इसके बारे में हम जानते हैं। अजमेर में दरगाह थी, हमने भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन में ये सब टॉपिक पढ़ा था। अजमेर में एक दरगाह थी, वो दरगाह किसकी थी? दरगाह ऑफ शेख मैनुद्दीन चिश्ती की। किसकी थी? शेख मैनुद्दीन चिश्ती की। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अकबर जो थे वो इन चिश्ती की दरगाह में आया जाया करते थे। कम से कम वो 13-14 बार जो है वो इस दरगाह में विज़िट कर चुके हैं, और एक बहुत बड़ा बर्तन जो था उन्होंने चैरिटी के रूप में इस दरगाह को दिया था। हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि वो एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन था, जिसमें आज भी वहाँ के लोगों के लिए लंगर वगैरह बनाया जाता है। तो इतना बड़ा वो बर्तन जो था दिया गया था अकबर के द्वारा एज चैरिटी टू द दरगाह ऑफ शेख मैनुद्दीन चिश्ती। तो हमें यहाँ से ये रीज़न पता चल जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को कैपिटल क्यों बनाया था, क्योंकि फतेहपुर सिकरी की जो रोड थी वो कनेक्टेड थी सीधा ही अजमेर से, और अजमेर में उन चिश्ती की दरगाह थी जिन चिश्ती को अकबर पूजा करते थे। तो जो मुग़ल एम्परर्स थे वो सूफीज़ एंड चिश्ती सिलसिला से काफ़ी अटैच थे, जिसमें से अकबर एक बहुत ही वेल नोन एम्परर हैं जो सूफीज़ और चिश्ती सिलसिला से अटैच थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे वो काफ़ी आया जाया करते थे। उनका बहुत बिलीव था, वो इस रिलीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ था, अकबर ने वाइट मार्बल टॉम बनवाया था। क्या बनवाया था? वाइट
मार्बल टॉम बनवाया था, और वो टॉम जो था वो किसके लिए बनवाया था? शेख सलीम चिश्ती के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? शेख सलीम चिश्ती के लिए बनाया था। और ये जो वाइट मार्बल टॉम है ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था एक मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू है सिकरी में, उसके बिल्कुल ही साथ में ये एक वाइट मार्बल टॉम बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? शेख सलीम चिश्ती के लिए बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो हम कैपिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा कि जो कैपिटल सिटीज़ थी वो फ्रीक्वेंटली मूव करती थी, यानी चेंज कर दी जाती थी। बाबर के टाइम में जो कैपिटल सिटी थी वो लोधी थी। अकबर के टाइम में ये फिर पहले फोर्ट ऑफ आगरा था, फिर फतेहपुर सिकरी में कन्वर्ट कर दी गई। देन आगे हम जैसे जैसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसने कौन कौन सी कैपिटल को बनाया था। एक और स्पेशलिटी थी इस एम्पायर की, इन्होंने एक आर्क्ड गेटवे बनाया था। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा आर्क्ड गेटवे। आर्क्ड गेटवे हमें पता है, हम बहुत बार स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसे आर्क शेप का गेटवे बनाया था। आज भी अगर हम पुराने किले देखें तो उनकी जो एंट्रेंस होती है वो ऐसे ही होती है, आर्क शेप की, या ऐसे मतलब ये इस तरह की आर्क बनाई जाती है। तो आर्क्ड गेटवे बनाया था जिसे बुलंद दरवाज़ा नाम दिया गया। आपने सुना होगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मीन्स ब्रेवरी, जिसका बहुत बड़ा दिल होता है, जो ब्रेव होता है। तो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। और वो क्यों बनाया गया था? ताकि विजिटर्स को याद रहे कि ये जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था? मुग़ल की विक्ट्री के पर्पज़ के लिए, यानी मुग़ल की जीत का एक सिंबल था जो गुजरात में उन्होंने हासिल किया था। तो इस तरह से जो थी बुलंद दरवाज़ा सिंबलाइज्ड है मुग़ल विक्ट्री का, और ये विजिटर्स को याद रहे इस पर्पज़ से बुलंद दरवाज़ा, यानी उसका नाम बुलंद दरवाज़ा दिया गया था। और वो क्या था? एक आर्क्ड गेटवे था। फिर 1585 में जो कैपिटल थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी लाहौर में। किस में ट्रांसफ़र हो गई थी? लाहौर में। यानी पहले फतेहपुर सिकरी थी, फिर उसे लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया था? क्योंकि अब जो मुग़ल्स थे ना वो नॉर्थ वेस्ट एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? नॉर्थ वेस्ट एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। इस पर्पज़ से उन्होंने लाहौर को क्या बना दिया? अपनी वर्किंग सिटी बना दी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बना दी, या हम कहेंगे कैपिटल सिटी बना दी। ठीक, तो वो 13 ईयर्स के लिए कैपिटल सिटीज़ रही थी। फिर जब शाहजहाँ का रूल आया था तो शाहजहाँ ने क्या किया था? फिस्कल पॉलिसीज़ को फॉलो किया था। क्या किया था? फिस्कल पॉलिसीज़ को फॉलो किया था। अब ये फिस्कल पॉलिसीज़ क्या है? ये एक कॉमर्स टर्म है, यानी इकोनॉमिक्स की टर्म है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। क्या की जाती है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम, जो टोटल इनकम एक एम्पायर को, एक स्टेट को होती है टैक्स के थ्रू या किसी और अदर सोर्सेज के थ्रू, तो उसे टोटल इनकम, और उसके बेस पे ही क्या की जाती है? उस स्टेट के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो इस पॉलिसी को, जिसमें ये सारा कुछ डिफाइन किया जाता है, इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो शाहजहाँ जो थे वो फिस्कल पॉलिसीज़ को फॉलो किया करते थे। और वो उनकी एक और स्पेशलिटी ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है ना वो कंस्ट्रक्शन पे लगाते थे। क्या लगाते थे? कंस्ट्रक्शन पे लगाते थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते थे, मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट करवा दिए, रिलीजियस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा दी। और ये सब की सब क्या शो करती थी? पीटी शो करती थी। क्या करती थी? पीटी शो करती थी। पीटी मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आप अपना रिलीजन बिलीफ दिखाते हो, रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हो। तो शाहजहाँ क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग में खर्च किया करते थे। और 1648 में जो कैपिटल थी वो मूव हो गई थी आगरा टू न्यू इम्पीरियल कैपिटल, यानी आगरा से वो एक नई जगह पर कन्वर्ट हो गई थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद। यानी शाहजहानाबाद को अब कैपिटल बना दिया गया था। ये क्या था? ये एक ओल्ड दिल्ली का रेजिडेंशियल एरिया था जिसमें रेड फोर्ट भी इंक्लूड था, जामा मस्जिद भी इंक्लूड थी, 3 लाइन एस्प्लेंट विद बाजार्स था। एस्प्लेंट मतलब ओपन एरिया,
बहुत बड़ा जो थे जिसे चांदनी चौक कहा जाता है, चांदनी चौक बाजार कहा जाता है, वो एरिया भी सारा इसके अंदर इंक्लूड है। एंड स्पेशियस होम फॉर नोबिलिटी, और नोबिलिटी के लिए भी बहुत खुले खुले घर हुआ करते थे वहाँ पर। तो अब जो कैपिटल थी वो किसको बना दी गई थी, शाहजहानाबाद को बना दी गई थी, शाहजहानाबाद को। सो ये था हमारा टॉपिक कैपिटल्स का, जिसमें हमने जाना कि जो कैपिटल्स थी वो फ्रिक्वेंटली मूव होने लग गई, वहाँ पे वर्किंग की जाती थी, और किस पर्पज़ से कौन सी कैपिटल को बनाया गया था, और कब ये ट्रांसफ़र हो या कब ये चेंज हुई और किस पर्पज़ से चेंज हुई, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मुग़ल कोर्ट। अब हम मुग़ल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुग़ल एम्परर्स के जो कोर्ट हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, वहाँ की वर्किंग कैसी थी, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मुग़ल कोर्ट हुआ करता था ना, उसकी जो फिज़िकल अरेंजमेंट थी, फिज़िकल अरेंजमेंट मतलब उस कोर्ट में क्या क्या थिंग्स वगैरह हुआ करती थी, या उसको कैसे सजाया हुआ होता था, या उसका कैसे इंटीरियर किया जाता था, वो फिज़िकल अरेंजमेंट क्या शो करती थी, किंग का स्टेटस शो करती थी। जितना स्टनिंग अरेंजमेंट होगा उतना ही हाई स्टेटस किंग का माना जाता था। तो हम अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट से हमें किंग के स्टेटस का पता चलता है। जिस तरह का कोर्ट होगा उस तरह का ही किंग का क्या रहेगा, स्टेटस रहेगा। ठीक है जी। तो उस कोर्ट में जो सेंटर पीस हुआ करता था, यानी जो मेन जगह हुआ करती थी, दैट इज़ द थ्रोन ऑफ द किंग, यानी जो किंग का सिंहासन हुआ करता था, जिसे तख्त कहा जाता था। और इस तख्त के ऊपर क्या होता था, एक्सिस मंडी बनाई जाती थी। एक्सिस मंडी मतलब अर्थ से कनेक्टेड होते थे। सपोज करो कि ये किंग की चेयर हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर एक अर्थ की ऐसी शेप दी जाती थी, और इसे इस चेयर को धरती से कनेक्ट किया जाता था। मतलब ऐसे इस तरह का जो सिंहासन आपने देखा भी होगा, जो हमारे सीरियल्स आते हैं, चाहे हम अकबर वाला सीरियल देख लें, जोधा अकबर हो गया, या अशोका किंग का सीरियल आया था उसमें भी हमने, तो मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर हम अपने एपिक्स की बात कर लें, रामायणा की, महाभारता की, तो उसमें भी जो राजा हुआ करते थे उनके सिंहासन ऐसे हुआ करते थे। तो उन पे एक्सिस मंडी बनाई जाती थी, यानी उसको अर्थ को मतलब अर्थ से कनेक्ट किया जाता था, और साथ ही साथ उसके ऊपर कैनोपी बनाई जाती थी। कैनोपी आपको पता ही होगा, चंदवा कहते हैं इसे। आपने अगर कभी गुरुद्वारे में विज़िट किया हो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर भी चंदवा ओढ़ा जाता है, जिसे कैनोपी कहते हैं। चंदवा मतलब एक ऐसे टेंट की तरह उसकी छत बना देना कपड़े से, ताकि जो सनलाइट और उससे ये जो है सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाए। तो कैनोपी दी जाती थी और सिंहासन को अर्थ से कनेक्ट किया जाता था। इस तरह से जो था सेंटर पीस बनाया जाता था, यानी मुग़ल कोर्ट का जो मेन इम्प्रेशन हुआ करता था वो एक एम्परर का थ्रोन हुआ करता था। ठीक है। और क्रॉनिकल्स में भी क्या किया गया है, मुग़ल कोर्ट के बारे में बताया गया है, जिससे मुग़ल के स्टेटस को पता लगाया जा सकता है कि किस तरह का मुग़ल का स्टेटस था, और वो कौन से बेसिस पे, मुग़ल कोर्ट के बेसिस पे। और जो अब देखो, हमने ये तो बात कर ली कोर्ट यानी दरबार, और उसमें हमने राजा के सिंहासन की भी बात कर ली। अब वहाँ के लोगों की बात करते हैं। तो जो राजा का सिंहासन हुआ करता था वो थोड़ा ऊंचा हुआ करता था बाकी चेयर से, या बाकी सेटलमेंट से, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट से। तो जो अरेंजमेंट हुआ करता था वो इस तरह से हुआ करता कि सपोज करो कि ये राजा का सिंहासन है, और यहाँ से क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट है। इस तरह से अपोजिट साइड्स में क्या की जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है। तो जो नियर बाय होगा ना राजा का, इस तरह से सपोज करो यहाँ पे पर्सन्स बिठाए गए, तो जो जितना राजा के क्लोज बैठा होगा वो राजा की नज़रों में उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही लॉयल होगा। यानी जो राजा के क्लोज वन होंगे वो राजा के नियर बाय बैठेंगे, और जो राजा से दूर होंगे या जिनकी इम्पॉर्टेंस कम होगी, लो इम्पॉर्टेंस के, सम इम्पॉर्टेंस, लिटिल इम्पॉर्टेंस के जो पीपल होंगे वो राजा के सिंहासन से दूर बैठेंगे। यानी इम्पॉर्टेंट के बेसिस पे, लॉयल्टी के बेसिस पे सीट अरेंजमेंट किया जाता था। जो सबसे क्लोज वन होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लॉयल पर्सन होगा राजा का, और जो सबसे दूर होगा वो काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट और कम लॉयल माना जाएगा राजा का। ठीक है। तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट जो था वो कोर्ट में किया जाता था लोगों का।
ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता था कि जब तक राजा वहाँ पे नहीं आता था तो एनीवन कैन मूव इन और आउट फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट में आ जा सकता था, लेकिन अगर एक बार एम्परर जो है वो थ्रोन पे सेट हो गया, यानी अपनी जगह पर बैठ गया, अपने सिंहासन पर बैठ गया, तो किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो बिना परमिशन के एग्जिट और इन कर सकता है, यानी बिना परमिशन के कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। तो अगर किसी ने जाना है तो वो परमिशन के साथ जाएगा, और वो परमिशन किसकी होगी? एम्परर की होगी। और साथ ही साथ स्लाइटेस्ट और इनफ्रिंजमेंट एटिक्स जो थे वो भी नोट किए जाते थे। इनफ्रिंजमेंट एटिक्स का मतलब भी ऐसे एटिक्स जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, यानी इलीगल माने जाते थे, यानी जो राजा की नज़रों में सही नहीं थे, रिस्पेक्टफुल नहीं थे। अगर ऐसी कोई हरकत की जाती है या लो हरकत की जाती थी कोर्ट में, तो उसे क्या कर दिया जाता था? उसे नोटिस किया जाता था, और साथ ही साथ उसी ऑन द स्पॉट उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह से जो कोर्ट की एक्टिविटीज़ थी वो परफॉर्म की जा रही थी। इस तरह से कोर्ट का फिजिकल स्ट्रक्चर था। अब हम बात करेंगे सैल्यूटेशन की। अगर जो राजा के लॉयल पीपल थे या जो भी विजिटर राजा की कोर्ट में आया करते थे, तो वो कैसे राजा को सैल्यूट करते हैं। जैसे हम अगर किसी को मिल रहे हैं तो हम भी उसे क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। तो इस तरह से वो हमारा सैल्यूटेशन हो गया, चाहे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना, चाहे पैर छू के नमस्ते बोलना, तो वो हमारा सैल्यूटेशन हो गया। उस टाइम पे राजा महाराजाओं को कैसे सैल्यूट किया जाता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंट करता था हायर स्टेटस का, मतलब अगर कोई विजिटर डीपर प्रोस्ट्रेशन करता है तो उससे राजा के हाईएस्ट स्टेटस का पता चलता था। तो हायर सैल्यूट जो चल रहा था वो चल रहा था सिजदा चल रहा था। क्या चल रहा था? सिजदा। तो मतलब क्या हो रहा था? अब प्रोस्ट्रेशन क्या होता है? प्रोस्ट्रेशन होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपने सुना ही होगा, लेटकर जो हम ज़मीन पर लेटकर जो माथा टेकते हैं उसे हम प्रोस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता था? वहाँ पे राजा को सैल्यूट किया जाता था, ठीक है। तो जिसे सिजदा भी कहा जाता था। लेकिन शाहजहाँ का जब टाइम आया था तब इसे कैसे परफॉर्म किया जाता था? तब इसे करा जाता था चहर तस्लीम और ज़मीन बोस। तो इस तरह से पहले क्या हो रहा था? कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हो रहा था, यानी ज़मीन पर लेटकर राजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता था, जिसे कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन या सिजदा कहा जाता था। लेकिन शाहजहाँ के टाइम में इसे रिप्लेस कर दिया गया और अब क्या होने लगा था? चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस। तो चाहर तस्लीम में मतलब नील डाउन होकर आपने अपने राइट हैंड को अपने हाथ पे रखना है, उस तरह से अपना सिर झुका के राजा को प्रणाम करना है, तो उसे चाहर तस्लीम कहेंगे या ज़मीन बोस कहेंगे। ज़मीन बोस में क्या होता था कि आप नील डाउन होगे और नील डाउन होके आप अर्थ को किस करोगे, ग्राउंड को किस करोगे, तो उसे ज़मीन बोस कहा जाता। तो इस तरह से सैल्यूटेशन जो था वो वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था मुग़ल कोर्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से सैल्यूट किया जाता था। पहले कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन हो रहा था, यानी ज़मीन पर लेटकर राजा को प्रणाम किया जाता था। फिर शाहजहाँ के टाइम में इसे चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस से रिप्लेस कर दिया गया। चाहर तस्लीम मतलब नील डाउन होकर अपने राइट हैंड को अपने हाथ के पास रखकर उस और हेड बो करके प्रणाम किया जाता था, यानी सिर झुका के प्रणाम किया जाता था। और ज़मीन बोस मतलब नील डाउन होकर आपने धरती को चूमना है, जैसे हम अपने मंदिर वगैरह गुरुद्वारे वगैरह में करते हैं। सो इस तरह से जो था सैल्यूटेशन परफॉर्म किया जा रहा था। तो ये जो सैल्यूटेशन था ये ना केवल उस कंट्री के लोग यानी होम कंट्री के पीपल करते थे, बल्कि फॉरेनर्स भी परफॉर्म करते थे इस सैल्यूटेशन को। तो एक केस बताया गया आपकी बुक में। थॉमस रॉय नाम के एक पर्सन आए थे मुग़ल कोर्ट में, जो कि क्या थे? जेम्स वन के एनवॉय थे। इंग्लिश जेम्स वन के, यानी जो उस टाइम पे इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जेम्स वन, उनके एनवॉय थे। एनवॉय मतलब मैसेंजर, दूत, जो कोई ना कोई मैसेज अपने साथ लेकर आता है अपने किंग का। तो उसने क्या किया? उसने जैसे ही वो मुग़ल कोर्ट के अंदर एंटर किया, पहले तो उस टाइम पीरियड में जिस राजा का राज चल रहा था वो थे जहांगीर। अब कहोगे कि मैडम जहांगीर क्या है? जहांगीर के बारे में तो कभी बताया ही नहीं। तो जहांगीर कौन थे? जहांगीर सलीम ही थे, उनका बाद में नाम क्या पड़ गया था? जहांगीर पड़ गया था। और सलीम कौन थे? सलीम अकबर के बेटे थे,
ठीक है। तो जहांगीर का राज चल रहा था, यानी सलीम का राज चल रहा था। तो थॉमस रॉय जो थे वो कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं और वो क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं और चेयर डिमांड करते हैं, यानी अपने बैठने के लिए क्या कहते हैं, चेयर डिमांड करते हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक थी, कोर्ट में प्रेजेंट जो लोग थे, वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। तो ये एक केस हुआ था। इसके अलावा ये नहीं बता रखा कि उस पर्सन के साथ क्या किया गया था, उसे पनिश किया गया था या नहीं किया गया था, या उसे एक प्रैंक की तरह लेकर छोड़ दिया गया था। सो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो अब हम बात करेंगे हमारे इसी टॉपिक के जो आगे बताया गया वो है कि जो मुग़ल एम्परर्स थे वो सारा दिन करते क्या थे। ये तो उनके कोर्ट के बारे में बात हो गई। फिर हमने इससे पहले भी पढ़ा कि यूनिफाइंग फोर्स को कर रहे थे, सॉवरेनिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव की जा रही थी, साथ ही साथ उन्हें डिवाइन लाइट भी कहा जा रहा था। लेकिन वो जो मुग़ल एम्परर्स थे वो सारा दिन करते क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शेड्यूल रहेगा मुग़ल रूलर्स का वो क्या था, कहता है कि उनका जो दिन शुरू होता था वो सनराइज से ही शुरू होता था। जैसे ही सूरज उगता था उनका दिन शुरू हो जाता था, जैसे आज के टाइम में हमारा होता है। लेकिन हम थोड़े से लेट राइजर हैं, हम सूरज भगवान के भी बाद में उठते हैं। सो उनका जो दिन शुरू होता था वो सनराइज से शुरू होता था और उठते ही वो क्या करते थे, जैसे ही बादिंग बुदिंग करके वो अपने रिलीजियस डिवोशंस को दिखाया करते थे, यानी भगवान की प्रेयर किया करते थे, भगवान की प्रार्थना किया करते थे। देन फिर वो क्या करते थे, अपनी स्मॉल बालकनी में जाया करते थे जिसे जरोखा कहा गया था। और वो क्या करते थे, अपनी पब्लिक से मिला करते थे। उस क्राउड ऑफ पीपल जो था वो नीचे खड़ा हुआ होता था बालकनी के, चाहे उसमें सोल्जर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, पीजेंट्स हो गए, वीमेन हो गए, सिक चिल्ड्रन हो गए। तो इस तरह के जो पब्लिक थी वो वहाँ पर राजा को ग्रीट करने के लिए आती थी। जैसे अगर आपने आज के टाइम में भी देखा हो सेलिब्रिटीज़ के घर के आगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी का फिक्स है कि वो संडे को अपनी बालकनी में जाते हैं और पब्लिक से मिला करते हैं, उन्हें ग्रीट किया करते हैं, हैंडशेक किया करते हैं दूर से। तो उस तरीके के सीन को क्या कहा जाता था, झरोका कहा जाता था। तो मुग़ल एम्परर भी ऐसे किया करते थे। और ये जो झरोका का सिलसिला है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसे इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन थे अकबर। क्या थे, अकबर। अकबर पहले पर्सन थे, अकबर पहले मुग़ल एम्परर थे जिन्होंने झरोका को इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ पे एक आध घंटा वो वहाँ पे बिताया करते थे। फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाते थे, दीवाने आम में चले जाते। आम का मतलब कॉमन। तो दीवाने आम एक ऐसा हॉल हुआ करता था, हॉल ऑफ ऑडियंस लोगों का, जहाँ पे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया करते थे, पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के बारे में डिस्कस किया करते थे। कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में जो मतलब सबके सामने डिस्कस की जाती थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो थी वो दीवाने आम में परफॉर्म की जाती थी। फिर 2 घंटे के बाद वो कहाँ चले जाते थे, दीवाने खास में चले जाते थे। जैसे खास है तो उसका पर्पस भी खास ही होगा, स्पेशल हॉल जिसमें प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स की जाती थी, यानी सीक्रेट मीटिंग्स की जाती थी जिसको सरेआम डिस्कस नहीं किया जा सकता था। ऐसी जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो दीवाने खास में की जाती थी। फिर ओकेजनली क्या होता था, यानी ओकेजनली जो राजा महाराजा थे वो आर्टिस्ट वर्क को देखा करते थे, आर्किटेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स देखा करते थे, यानी बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह देखा करते थे, जिसे मीमार कहा जाता था। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इसे हाईलाइट कर लें अपनी बुक में, नोटबुक में। और स्पेशल ओकेज़न क्या हुआ करते थे, स्पेशल ओकेज़न उनके हुआ करते थे, एनिवर्सरी हुआ करती थी, ओकेज़न ऑफ असेशन ऑफ थ्रोन। असेशन मतलब जिस दिन उनको ये सिंहासन मिला करता था उस दिन को वो हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। साथ ही साथ ईद को सेलिब्रेट करते थे, शब बारात को सेलिब्रेट करते थे, होली सेलिब्रेट करते थे, सोलर एंड लूनर बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। सोलर बर्थडेज मतलब जो कैलेंडर आज हमारे टाइम का कैलेंडर है, जिसे हम क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं, मतलब जिसमें दिन की शुरुआत जो होती है वो सूरज से शुरुआत होती है, सनराइज से शुरुआत होती है, उसके अकॉर्डिंग जो उनका बर्थडे होगा वो सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ लूनर बर्थडे भी वहाँ सेलिब्रेट किया जाता था, यानी जो मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से हमने पढ़ा था, +1 में पढ़ा था लूनर कैलेंडर के बारे में, जिनमें दिन की शुरुआत जो होती है वो चांद निकलने से होती है। तो दोनों बर्थडेज वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। साथ ही साथ वो बहुत अच्छे और शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे। क्या किया करते थे, पूरे के पूरे कोर्ट को या पूरे के पूरे महल को, किले को परफ्यूम कैंडल से सजाया जाता था।
क्या किया जाता था, परफ्यूम्ड कैंडल से सजाया जाता था, सुंदर सुंदर हैंगिंग्स उनके किले में लगाए जाते थे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो भी उस टाइम पे डेकोरेशन का वर्क होता था वो किया जाता था। और बहुत ही बड़ी मात्रा में विजिटर्स जो थे वो आते थे और इस ओकेज़न को सेलिब्रेट किया करते थे। 3 मेन जो ओकेज़न थे वो वहाँ के मुगल एम्परर्स जो थे वो सेलिब्रेट किया करते थे। वन इज़ लूनर बर्थडे, सेकंड इज़ सोलर बर्थडे एंड थर्ड वन इज़ इरानियन न्यू ईयर। इरानियन के अकॉर्डिंग जो नया साल हुआ करता था उससे भी वो बड़े शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया करते थे। बर्थडेज पे ये मुगल एम्परर क्या किया करते थे, बर्थडेज पे ये इनका जो होता था, मतलब इनको वेट करके एक साइड राजा को बिठाया जाता था और दूसरी साइड कॉमोडिटीज़ हो गई जिसमें गोल्ड और व्हीट और ये सब कुछ, मतलब ईटेबल आइटम्स और नॉन ईटेबल आइटम्स की कॉमोडिटीज़ को एक साइड तराजू में तोला जाता था, एक साइड राजा बैठता था, जितना वेट राजा का हुआ करता था उतनी कॉमोडिटीज़ को वहाँ दूसरी साइड अरेंज किया जाता था और फिर उसे चैरिटी के रूप में दिया जाता था, जिसे आसान भाषा में तुलादान कहते हैं। तो उस टाइम पे राजा महाराजाओं का तुलादान हुआ करता था उनके बर्थडे के ओकेज़न पे। ठीक है जी। और आपकी बुक में एक टॉपिक बता रखा है जिसमें शादियों के बारे में बता रखा है कि किस तरह से वहाँ पे शादियाँ होती थी, वो बता रखा है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि वहाँ पे शादी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट की गई थी। 1633 में दारा शिकोह और नदीरा की शादी जो थी वो सेलिब्रेट की गई थी और उसमें क्या हुआ था, एग्जीबिशन लगाई जाती है वेडिंग गिफ्ट्स की और उसे कहाँ रखा जाता था, दीवाने आम में। दीवाने आम के बारे में हम जान चुके हैं, जहाँ पे कॉमन मीटिंग्स की जाती थी, कोई सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जो डिस्कशन थी वो नहीं की जाती थी। ऐसे हॉल को, जो ऑडियंस हॉल था, उसे दीवाने आम कहा जाता था। तो दीवाने आम में वेडिंग गिफ्ट्स रखे जाते थे और आफ्टरनून में क्या होता था, जो लेडीज़ होती थी वो आने वाले विजिटर्स को पैसे वगैरह दिया करते थे, गिफ्ट्स वगैरह दिया करती थी और इवनिंग में नोबल्स को अलो किया जाता था आने के लिए। और जो ब्राइड्स की मदर हुआ करती थी वो क्या करती थी, प्रेजेंट्स अरेंज करती थी उसी हॉल में और जो फिर हिनाबंदी प्रोग्राम किया जाता था, जिसे हम मेहंदी वाला ओकेज़न कहते हैं, जिसमें मेहंदी वगैरह लगाई जाती है और वो दीवाने खास में किया जाता है। बिटर लीफ यानी पान का पत्ता, कैडमन एंड ड्राई फ्रूट भी लोगों में बांटे जाते थे जो उस शादी को अरेंज कर मतलब अटेंड करने आते थे। तो जो टोटल कॉस्ट होती थी वेडिंग की उस टाइम पे 32 लाख हुआ करती थी, जिसमें से 6 लाख जो थे वो कंट्रीब्यूट होते थे इंपीरियल ट्रेजरी में से और 16 लाख जहनारा यानी मुमताज़ के महल से मिले थे और जो रेस्ट थी वो ब्राइड की मदर अरेंज करती थी। तो इस तरह से वहाँ पे लेविशली मतलब बहुत ही शानदार तरीके से शादी जो थी वो अरेंज की जाती थी। यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने मुग़ल कैपिटल्स और मुग़ल कोर्ट के बारे में, मुग़ल शेड्यूल के बारे में और सैल्यूटेशन, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी जो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग थी। आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू do pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.